दोस्तों, कल के वीडियो में यानी कि करबला का वाकया पार्ट 2 में हमने आपको बताया था कि किस तरह से यजीद अपनी दौलत और ताकत के नशे में चूर हो चुका था और किस तरह से अपने लोगों को हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु को मारने के लिए भेजने लगा था। यजीद की इन नापाक हरकतों को देखकर इमाम हुसैन के जवान भी बेकाबू होने लगे थे, मगर हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु नहीं चाहते थे कि उनके नाना हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर मदीना शरीफ में खून खराबा हो। इसलिए हजरत इमाम हुसैन ने मदीना शहर को छोड़ने का इरादा कर लिया और उसके बाद उन्होंने औरतों और अपने छोटे छोटे बच्चों को साथ लेकर मदीना शहर को छोड़ दिया और मक्का में चले गई। यह सोचकर कि मक्का अल्लाह का घर है, वहाँ पर तो कोई किसी परिंदे को भी मारने की नहीं सोच सकता है, इसलिए मक्का में किसी भी तरह का कोई झगड़ा फिसाद नहीं होगा। दोस्तों, कल के वीडियो में हमने आपको यहाँ तक का वाकया बताया था। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हजरत इमाम हुसैन के मक्का में जाने के बाद क्या हुआ, यजीद के लोग किस तरह से मक्का में भी पहुंच गए और उसके बाद क्या क्या हुआ, वो हम आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। मगर सबसे पहले अगर आपने अभी तक करबला का वाकया फर्स्ट और सेकंड नहीं देखा है तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दोनों वीडियो की लिंक मौजूद है, आप उन पर क्लिक करके पहले वो वीडियो देख लें, आपको तभी आगे का यह वाकया समझ में आएगा। और दोस्तों, अगर आपको हमारे यह वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु की मोहब्बत में वीडियो को लाइक करते रहें और मेहरबानी करके आगे अपने दोस्तों में इन्हें शेयर भी करते रहें, ताकि मुहर्रम के महीने में करबला का पूरा वाकया ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और आपको बताते हैं इमाम हुसैन के साथ मक्का में क्या हुआ। दोस्तों, खून खराबे से बचने के लिए हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु ने मदीना छोड़ दिया और मक्का में चले गई। उसके बाद हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु लगभग 4.5 महीने अपने परिवार के साथ मक्का में ही रहे। लेकिन उसके बाद हज का वक्त आ गया, लोग दूर दूर से हज करने के लिए मक्का में पहुंचने लगे। इसी दौरान हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु को ये खबर मिली कि यजीद ने अपने कुछ लोगों को हाजियों के भेष में मक्का शहर में दाखिल कर दिया है और वो हज के दौरान इमाम हुसैन का कत्ल करने वाले हैं। दोस्तों, वैसे तो आपको मालूम है कि हज के दौरान हथियार रखना और किसी का खून बहाना हराम है। अगर हज के दौरान किसी से एक चींटी भी मर जाए तो उस इंसान पर उसका कफारा लागू हो जाता है, मगर यजीद तो खुदा को इनकार करने वाला था, इसलिए यजीद के लिए इस्लामी असूल और कानून कायदे क्या मायने रखते थे। दोस्तों, हजरत इमाम हुसैन को जैसे ही ये खबर मिली कि यजीद के लोग मक्का में भी आ गए हैं और हज के दौरान खून खराबा करना चाहते हैं, तो इमाम हुसैन ने हज के दौरान खून खराबे को टालने के लिए हज से केवल एक दिन पहले ही मक्का शहर को भी छोड़ने का फैसला कर लिया। हजरत इमाम हुसैन ने मक्का को छोड़ने से पहले अपने चचेरे भाई हजरत मुस्लिम को ईरान के कूफा शहर में भेजा, ताकि वो कूफा शहर के असली हालात का पता लगा सके। दोस्तों, किसी ज़माने में कूफा शहर हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु की राजधानी हुआ करता था, यानी कि इमाम हुसैन के वालिद की राजधानी हुआ करता था। इसीलिए कूफा से लगातार इमाम हुसैन के पास संदेश आ रहे थे कि वो यहाँ पर आ जाए और यजीद के खिलाफ चल रही लड़ाई झगड़े का यहाँ से सामना करे। दोस्तों, यही सोचकर हजरत इमाम हुसैन ने अपने भाई हजरत मुस्लिम को कूफा शहर में भेजा और कूफे में इमाम हुसैन के भाई हजरत मुस्लिम का जोरदार स्वागत भी हुआ और लगभग 1 लाख लोगों ने इमाम हुसैन के साथ होने की सौगंध ली, यानी कि शपथ ली और अपनी वफादारी का सबूत भी दिया। दोस्तों, जब इस बात की खबर यजीद को मिली कि कूफा के लोग इमाम हुसैन के साथ खड़े हो रहे हैं, तो यजीद गुस्से से लाल हो गया और कूफा के गवर्नर नोमान बिन बशीर की जगह पर यजीद के कूफा में उबैदुल्लाह इब्ने जियाद नामक सरदार को गवर्नर बनाकर भेज दिया। इब्ने जियाद हजरत अली के परिवार का बहुत बड़ा और पुश्तैनी दुश्मन था। दोस्तों, इब्ने यजीद ने कूफा में जाते ही अपना आतंक फैला दिया। कूफा के लोग यजीद की ताकत और फौज के आगे सारी वफादारी को भूल गए, जो सौगंध ली थी, जो शपथ खाई थी, उसको भी भूल गई। इब्ने जियाद इमाम हुसैन से वफादारी दिखाने वाले लोगों को ढूंढ ढूंढ कर मारने लगा या फिर उनको गिरफ्तार करके कई तरह की सजाएं देने लगा। और दोस्तों, यही नहीं, हजरत इमाम हुसैन के चचेरे भाई हजरत मुस्लिम बिन अकील को भी बेदर्दी से मार डाला और उनकी लाश के पाँव में रस्सी बांधकर कूफा शहर की गली गली में उसको घसीटने का आदेश दे दिया। और यही नहीं, हजरत मुस्लिम के साथ गए हुए 2 मासूम बच्चों को भी, जिनमें एक 8 साल का मोहम्मद और दूसरा 6 साल का इब्राहिम था, उनका भी बेदर्दी से कत्ल कर दिया। अरब में बच्चों का इस तरह से कत्ल करने की यह पहली आतंकवादी घटना थी। और दोस्तों, इधर हजरत इमाम हुसैन का काफिला भी मक्का से निकल चुका था और लगातार आगे बढ़ता जा रहा था। रास्ते में ही हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु को हजरत मुस्लिम
اور ان کے 2 بچوں کی شہادت کی خبر ملی، جس کو سن کر حضرت امام حسین بہت دکھی ہوئے۔ مگر حضرت امام حسین کا قافلہ آگے بڑھتا ہی جا رہا تھا اور ادھر یزید کی سینا بھی لگاتار امام حسین کے اس قافلے کا لگاتار پیچھا کر رہی تھی، جس میں لگ بھگ 60 مرد تھے، کچھ بچے تھے اور کچھ عورتیں بھی شامل تھی۔ دوستو، اس کے بعد جہشم نام کی ایک جگہ پر حضرت امام حسین کا سامنا یزید کی فوج کے پہلے دستے سے ہوا۔ یزید کے لگ بھگ 1000 فوجیوں کے اس دستے کا سیناپتی حور بن ریاحی نام کا ایک شخص کر رہا تھا۔ جب حور کی سینک ٹکڑی امام حسین کے سامنے آئی تو ریگستان میں بھٹکنے کی وجہ سے سینکوں کا پیاس کے مارے بہت برا حال ہونے لگا تھا۔ دوستو، جب امام حسین نے یزید کے سینکوں کا پیاس کے مارے برا حال دیکھا تو امام حسین نے اس بات کا خیال کیے بنا کہ وہ دشمن کے سپاہی ہیں، یزید کے اس دستے کو پانی پلایا اور لوگوں کو انسانیت کا پیغام دیا۔ اس وقت ان سینکوں کا ایسا برا حال تھا کہ اگر حضرت امام حسین حور کے ان سپاہیوں کو پانی نہ پلاتے تو سینک ٹکڑی کے سبھی لوگ پیاس سے مر جاتے اور امام حسین کے دشمنوں میں کچھ کمی ہو جاتی۔ لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ تو اللہ کے اس پیغمبر کے نواسے تھے جو اپنے دشمنوں کی طبیعت بھی خراب ہونے پر ان کا حال چال پوچھنے کے لیے بھی ان کے گھر پہنچ جایا کرتے تھے۔ دوستو، اس کے بعد حضرت امام حسین کا یہ قافلہ لگ بھگ 22 دنوں تک ریگستان کا سفر کرنے کے بعد 2 اکتوبر 680 عیسوی میں یعنی کہ 2 محرم 61 ہجری کے دن عراق کی اس جگہ پر پہنچا جس کو آج کربلا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ امام حسین نے کربلا میں ہی اپنا پڑاؤ ڈال دیا۔ دوستو، اس کے بعد حور کی وہ سینک ٹکڑی بھی امام حسین کے پیچھے پیچھے کربلا میں آ چکی تھی، جس کو امام حسین نے راستے میں پانی پلا کر زندہ کیا تھا۔ اس کے بعد تو جیسے ہی یزید کو معلوم چلا کہ امام حسین نے کربلا میں اپنا پڑاؤ ڈال دیا ہے تو اس کے بعد یزید کی فوجیں ہزاروں کی تعداد میں کربلا کے میدان میں پہنچنے لگی۔ اور دوستو، اس کے بعد یزیدی سینا نے سب سے پہلے فرات نہر جو کربلا کے پاس سے گزرتی ہے اس کے کنارے سے حضرت امام حسین کو اپنے شیبر ہٹانے کے لیے مجبور کیا اور اس طرح سے یزید کے لوگوں نے اپنے ناپاک ارادوں کو ظاہر کر دیا۔ یعنی کہ دوستو، حضرت امام حسین نے اپنا شیبر فرات نہر کے کنارے پر لگا رکھا تھا، مگر یزید کی سینا انہیں وہاں سے کھدیڑنے کے لیے کوشش کرنے لگی اور امام حسین کو وہاں سے اپنے شیبر ہٹانے کے لیے مجبور کرنے لگی تاکہ امام حسین کا پانی بند ہو جائے اور پانی بند ہونے سے وہ ٹوٹ جائے اور یزید کے آگے جھک جائے اور ان کی باتوں کو مان لے۔ دوستو، اس کے آگے کا واقعہ انشاءاللہ آپ کو کل کے ویڈیو میں بتایا جائے گا کہ کیا امام حسین نے اپنے شیبر فرات نہر سے ہٹا لیے تھے، کیا امام حسین اور ان کے بچوں کو پانی نہیں ملا تھا۔ یہ سب کچھ آپ کو کل کے ویڈیو میں انشاءاللہ بتایا جائے گا۔ آپ کل کے ویڈیو کا انتظار کرنا اور کل کے ویڈیو کو آپ ضرور دیکھنا، کیونکہ کل کے ویڈیو میں آپ کو کربلا کا پورا واقعہ بتائیں گے کہ کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین کے ساتھ کیا کیا ہوا تھا۔ اس لیے آپ کل کے ویڈیو کو یعنی کہ کربلا کا واقعہ پارٹ 4 کو ضرور دیکھنا۔